हेलो टू ऑल एस्पायरिंग इवेंट मैनेजर्स। मैं गौरव सिंह बाल्दिया आपके लिए लेके आया हूँ एजुकेशनल सीरीज इवेंट प्लानिंग का पार्ट 1। वो इसी में कवर है। पहला कौन सा है? रिसर्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिसर्च। देन देयर इज डिजाइन। रिसर्च करने के बाद यू हैव टू कम विद अ डिजाइन एंड देन कोऑर्डिनेटिंग, एग्जीक्यूशन एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंस इवैल्यूएशन। फर्क यही होता है प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल का कि हम इवैल्यूएट करते हैं। हम एजुकेशन जब हम क्लास पढ़ते हैं 1 2 3 करते हैं, हमारे एग्जाम्स होते हैं। क्यों होते हैं हमारे एग्जाम? ऑब्वियसली दिस इज देयर जस्ट टू गेन। इवैल्यूएट करते हैं। जो अनपढ़ है उसको समझ में नहीं आता। वी हैव बीन इवैल्यूएटेड। 12 साल हम इवैल्यूएशन करके आए हैं। हमने मेजर बोर्ड दिया है, तो ऑलरेडी वी हैव टेकन लॉट ऑफ टेस्ट, सो वी अंडरस्टैंड कि इसकी जरूरत क्या होती है। ठीक है, ये तो है अपना टेक्निकल, जो आपका कहते हैं ना टेक्निकल डेफिनेशन अंग्रेजी में। हालांकि इसका मतलब यही है। दूसरी चीज ये सेलिब्रेशन। आप कभी भी किसी इवेंट में बात करते हो तो इट इज ऑलवेज मेंट टू अ सेलिब्रेशन। किसी मैयत का तो इवेंट नहीं किया जाता ना, सेलिब्रेशन। अब उसमें एजुकेशन भी होती है, उसमें मार्केटिंग भी इन्वॉल्व होती है, और समटाइम इट इज रीयूनियन। रीयूनियन में आपका क्या आता है? पार्टी, गैदरिंग्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वेडिंग्स, ये सब सारी आपकी रीयूनियन में आती है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। बट एग्जैक्टली अगर हम इसको एक्सपीरियंस करें, ये है क्या? कोई बताना चाहेगा? आप में से किसी ने कोई इवेंट आपको याद है जो आपके जहन में अभी तक छाया हुआ है? आप शादियों में तो गए होगे ना, तो अभी ऐसे कोई दिमाग में तुम्हारे कोई ऐसा इवेंट है जो तुमको बहुत मेमोरेबल लगा हो? कॉलेज का फेस्ट। व्हाट वाज सो मेमोरेबल अबाउट इट? गेम्स वगैरह तुम्हारे? मैंने वहाँ पे दिल्ली में शादी देखी थी। ओके, तो उसमें भी ट्रेडिशन में शादी देखी थी। मैंने बुआ की शादी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। उसका डेकोर, उसका हर एक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप कुछ? एनसीसी का फेयरवेल क्यों अच्छा था वो? व्हाई इट वाज सो? एंडिंग थी तो जर्नी की एंडिंग थी, तो रात के साथ सब गैदरिंग हुए थे। कौन सी वेडिंग देखी तूने? अच्छा, ओके, स्टारबक्स भी था। वाओ, दैट इज वेरी फैंटास्टिक, दैट इज वेरी सुप्रीम। वो तो बहुत ही एलीट होगी। आपने कोई देखी? वैरायटी थी। कोई नहीं, अभी तक तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया ही नहीं है तुम्हें ऐसा शॉक दे दिया। देखो होता क्या है बेसिकली, ये सब मोमेंट आपको याद क्यों है? बिकॉज देयर वाज इमोशनल एक्सपीरियंस। यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीथिंग, जब भी आप किसी इवेंट सेलिब्रेशन में जाते हो, देयर इज ऑलवेज एन इमोशनल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व। वो क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, आपका खाना पीना, आपका डेकोरेशन, आपका ये चीज। अब आप किसी एजुकेशन सेमिनार में जा रहे हो और आपको ये सारी फैसिलिटी दी जा रही है। 5 स्टार होटल में स्टे दिया जा रहा है, खाना पीना दिया जा रहा है, फिर शाम को गाला नाइट है, और प्लस वो आपको एजुकेट भी कर रहे हैं। नेचुरली आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। इवेंट इज ऑल अबाउट डिलीवरिंग इमोशन थ्रू एक्सपीरियंस। आपको बेसिकली बात ये याद रखनी है, अगर आप किसी भी इवेंट को होस्ट करते हो, जो भी आपकी ऑडियंस है उसके लिए इंटरटेनिंग होना चाहिए, उसके लिए एक इमोशनल जर्नी होनी चाहिए। आप कोई भी इवेंट करो, यू शुड ऑलवेज ब्रीथ। जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, जो देखने वाले हैं, जो भी इसको अटेंड करने वाले हैं, उनके लिए ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो दैट कि वो कभी भूले ना। जैसे आप लोग वो इवेंट नहीं भूले, क्योंकि सबके इमोशन जुड़े हैं। मैंने कहा ना, रीयूनियन भी हो रहा है वहाँ पे, पर्पस भी सॉल्व हो रहा है, प्लस आपको एंटरटेनमेंट वैल्यू भी मिल रही है। सो आप जब भी कोई इवेंट प्लान करें, कमर्शियल करें या सक्सेसफुल करें, अगर आपको सक्सेसफुल करना चाहते हो तो यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाट इवेंट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। मेरा मानना है कि इट इज डिलीवरी ऑफ इमोशंस एंड एक्सपीरियंस।
जो आप फ्रैक्शन ऑफ टाइम में करते हो। अब आप शादी में जाते हो, आपके पास शादी में 3-4 घंटे होते हैं, आप क्या देखते हो शादी में? एंट्रेंस कैसा है, आजकल तो सेल्फीज का इंट्रोडक्शन हो गया है ना, माहौल कैसा है भाई, खाना पीना कैसा, वाइब कैसी, म्यूजिक कैसा बज रहा है, डेकोरेशन कैसी है ना, कैसी आवभगत है, हॉस्पिटैलिटी कैसी है, ये सब चीज़ मैटर करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली फूड भी आपको बहुत मैटर करता है, क्या वैरायटी का खाना है, कितना टेस्टी था, क्या क्या। आपने देखी होगी अंबानी की शादी, उसका एग्जाम्पल तो देखा ही होगा, सबको पता है उसने कितनी वैरायटी, मतलब लिटरली एवरी सिंगल स्टॉल वाज देयर। इंडिया का जो फेमस हलवाई है वो वहाँ बैठ के काम कर रहा था। सो दिस कैन ग्रो अप टू दिस वन, दिस इज ऑल अबाउट शेयरिंग एक्सपीरियंस। हम अंबानी की शादी को विजिट नहीं किया, बट उसने हमको याद दिला दिया कि मेरी शादी में तुम भी आए थे, बिकॉज पीपल हैव मेड दैट सो ऑब्वियस। की बात करते हैं, मैंने जैसा कि पहले कहा था कि हम रुपए पैसे की बात नहीं करेंगे, आज हम करोड़ों में बात करेंगे, ठीक है। सो कहने का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2012 से 2021 तक हमारी जो ऑर्गेनाइज इवेंट इंडस्ट्री वो इस प्रकार ग्रो की है। 2017 में 16.3 बिलियन, ठीक है, बाय 18 और 21 100 बिलियन हो चुकी है। अब हम कहां पहुंचे, हम 24 में हैं। सो इमेजिन हाउ फार वी आर ग्रोइंग। इमेजिन कर सकते हो 40% का ग्रोथ मार्जिन है या 30% का ग्रोथ मार्जिन हमेशा होता है। सो दिस इज हाउ वी आर ग्रोइंग। इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री जा रही है। ये सिर्फ डाटा कहने के लिए नहीं है, आई कैन शो यू द इंडस्ट्री का मतलब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्री, पहले तो ये बताओ इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंडस्ट्री। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ डिफरेंट डेफिनेशन। आई कैन गिव यू एग्जांपल। वी कॉल बॉलीवुड अ इंडस्ट्री। जहां से नहीं, जैसे हमारी इवेंट इंडस्ट्री पूरी, यस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है एक इकोसिस्टम जहां छोटे से बड़ा हर आदमी सरवाइव कर रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री, समझ रहे हो? टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे, टूरिज्म इंडस्ट्री में कौन कौन है, राइट फ्रॉम द बॉटम। इवेंट इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री में कौन कौन आता है, राइट फ्रॉम द वेंडर टू योर मैनेजर, सेलिब्रिटी, आर्टिस्ट, फलाना फलाना, जो जो सारी चीजें हैं जिनको सर्वाइव मिल रहा है। अब एक इवेंट होने से बहुत सारी चीजों को फायदा भी होता है। जब आप एक इवेंट करते हो तो ये बहुत, हम छोटे लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, हम एक बड़े स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट जिसका बहुत सॉलिड होता है। जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो करी है, लार्ज इन लार्ज, इट्स अ वेरी ब्रेड इंडस्ट्री जिसमें हर तरह के लोग हैं। प्रिंट जॉब्स वाले, हमें प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है, वो हमारे वेंडर्स हैं। हमें फ्लावर्स की जरूरत पड़ती है, हमें केटरिंग की जरूरत पड़ती है, हमें वेन्यू की जरूरत पड़ती है, हमें टैक्सी सर्विस, फला फला जितनी चीज बोलोगे उतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। एवरी देन एंड देयर एवरीबडी इज रिलेटेड टू एवरीबडी, और कहीं ना कहीं हम लोग उसी के साथ जुड़ते हुए इंडस्ट्री में काम करते हैं। जब भी हम इवेंट को रेफर करते हैं तो इट्स वी ऑलवेज रेफर इट एज ए इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब है सबको, सबका इकोसिस्टम। आपने बचपन में इकोसिस्टम तो पढ़ा होगा ना, उसी प्रकार जहां हर कोई आदमी सर्वाइव करता है एक दूसरे के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। बॉलीवुड इज इंडस्ट्री बिकॉज सिर्फ उसमें हीरो नहीं है, देयर आर प्लेंटी ऑफ, जो आप नेम देखते हो ना पीछे पिक्चर खत्म होने के बाद, सोचो कितने लोग एक मूवी में काम करते हैं। दैट्स व्हाई व्हेन अ मूवी इवेंट यू ओनली सी दोस पीपल हु आर इन फ्रंट, लाइक इवेंट मैनेजर्स। वी आर द बॉलीवुड स्टार्स ऑफ इवेंट इंडस्ट्री, मगर हमारे पीछे इवेंट है, वेंडर्स है, हमारी टीम है। देयर आर ऑल प्लेंटी ऑफ पीपल हु आर बिहाइंड अस सो दैट वी क्रिएट अ परफेक्ट इवेंट इंडस्ट्री एज ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। क्या है इस सेंटेंस का मतलब, पहली बार तो मैं भी नहीं समझा। कहां से आता है इवेंट इंडस्ट्री, फ्रॉम सिंस कितनी पुरानी सभ्यता है, वेयर दिस रूट केम फ्रॉम, व्हाट दिस इज इंडस्ट्री कम फ्रॉम। जब शुरुआत में ये सब्जेक्ट मेरे आया था, ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा कि बड़ा फैसिनेटिंग अर्बन वर्ल्ड है। बट स्लोली स्टडी व्हेन आई केम टू टीचिंग आई ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग। मुझे समझ में आया इवेंट मैनेजमेंट इज नॉट व्हाट वी थिंक, इट इज बीन, बहुत सालों से चला आ रहा है, सदियों से, जब से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई। सो कैन यू गिव मी नेम ऑफ एन इवेंट विच यू रिमेंबर? कोई इवेंट बता सकते हो?
स्वयंवर, वेरी गुड. हाउ डिड यू केम अप विद दिस? स्वयंवर वॉज एन इवेंट. पहले भी शादियां तो होती थी, इंडियन सभ्यता में शादियां पहले भी होती थी. नाउ दैट वी हैव केम अप विद वेडिंग कल्चर, शादियां तो हम पहले से भी करते थे भाई. प्लेस करते थे, नाटक करते थे, प्रोग्राम्स होते थे, मेले होते थे, फेयर्स होते थे, ये सारी चीजें हमारे साथ बहुत पहले से होती थी. बचपन से हमने मेला सुना ही है, बाप दादा के जमाने से मेला ही सुना है हमने. पहले मेले ही होते थे, सर्कस ही होते थे, प्लेज होते थे, इवेंट्स होते थे. दीज वर द इवेंट, काइंड ऑफ इवेंट दैट हैपन. सो व्हाट वाज द वेल एस्टैब्लिश्ड, और कहाँ जाते हैं पुराना हम, बिफोर रोमन्स, बिफोर रोमन एम्पायर, रोमन ओलंपिक्स, कोलोसियम. एशियन हिस्ट्री की शुरुआत वहीं से होती है. पीपल कॉल कि रोम से शुरुआत हुआ इवेंट का पर्पस. उन्होंने ओलंपिक शुरू किया, उन्होंने कोलोसियम शुरू किया. ग्लैडिएटर देखिए आपने, कोलोसियम होता था उनका बड़ा, आज भी वो एक मॉन्यूमेंट में से एक है. कोलोसियम, बड़ा सा कोलोसियम होता है, वहाँ सब फाइट्स, ग्लैडिएटर की लड़ाई होती है. हम उससे भी पीछे की बात कर रहे हैं. जब मैंने इस कंक्लूजन को देखा तो मुझे लगा इसके पीछे भी तो कुछ है. Then I came up with this answer, स्वयंवर. This was in particular event. इसमें इवेंट्स के सारे हाईलाइट थे. पहला तो ये, एक तो वुमेन लिबरेशन की शुरुआत है. हमेशा ये बताता है कि इन आवर कल्चर वी वुमेन ऑलवेज हैज ए प्रायोरिटी. लड़कों का स्वयंवर नहीं होता, महिलाओं का स्वयंवर होता. दे हैड राइट टू चूज सुटेबल हस्बैंड फॉर देम, ऐसा ही होता था. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयंवर हमने सुना है, सीता स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर, कुंती, ये सब 5 जो हैं कहे जाते हैं, देयर आर प्रेमेडी. बट हम एक जानते हैं स्वयंवर के हिसाब से, हम उसको इवेंट की तरह समझते हैं. जब आप किसी की वेडिंग फंक्शन स्वयंवर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यू आर कॉलिंग वीआईपीज. राजा क्या थे, सारे टॉप वीआईपीज. वहाँ तो ऐसा नहीं, गलती हुई तो मुंडी कुड़ुक, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं था. राजा को पसंद नहीं है, अब आप समझो सुप्रीम राजा, सब आना, उनकी व्यवस्था करना, उनका मैनेजमेंट करना, प्लस उनको एक प्लेटफॉर्म में बिठाना. 14 दिन प्रोग्राम्स चलते थे, 14 दिन, 15 दिन उत्सव चलते थे. यू नो, डिफरेंट जगह से लोग आके परफॉर्म करते थे. खाने चल रहे हैं, भोजन चल रहे हैं. शादियां ऐसी नहीं होती थी कि आज 3 दिन की हो गई या 2 दिन की हो गई. दे वर एक्सटेंसिव मैरिज. सो ये ट्रेंड समझने की जरूरत है. सो स्वयंवर वाज द फर्स्ट नोन इवेंट. अब यार किसी ने तो ऑर्गेनाइज किया होगा ना इसको, हवा में तो हो नहीं गया होगा कि ऐसे ही हो गया होगा. अब वहाँ कोई होता होगा ऑर्गेनाइजर, जिसकी जिम्मेदारी होती होगी भैया फूल लगाना, डेकोरेशन करना. ऑब्वियसली अगर डेकोरेशन होता है, चीजें होती है, देयर वाज बी समबडी, बट वो अननोटिस रह गया. उसको वजीर कहते थे, क्या कहते थे, जो कहते थे, बट वो अननोटिस रह गया. आज के जमाने में दैट पर्टिकुलर गाय इज इवेंट मैनेजर. दूसरी एक इंपॉर्टेंट इवेंट और थी उस टाइम की, जो आप याद करोगे, बताना चाहोगे. स्वयंवर अच्छा पकड़ा आपने. एक और सिमिलरली इसी से मिलता जुलता आध्यात्मिक चीज है जो बहुत पॉपुलर है, जो हम आज भी करते हैं. सत्संग नहीं, यज्ञ. आपने सुना होगा ना, पुराने जमाने में अश्वमेध यज्ञ, पुत्रयष्टि यज्ञ, फला यज्ञ, धमकाना यज्ञ, 50 दिन चल रहा है तो लोग खाना भी तो खाएंगे यार, आएंगे भी तो. अब साधु संत को थोड़ी पता, हवा थोड़ी हो रही है. किसी ने उनको इन्फॉर्मेशन भेजी होगी, किसी ने उनको बुलाया होगा. और साधु भी ऐसे वैसे नहीं कि एक शराब दे कमंडल में टाक, आदमी की जिंदगी खत्म. हाईली सेंसिटिव मामला. और जैसा कि पहले कल्चर में तो पांव धोना, ये सब बहुत, देयर वाज स्टेप्स ऑफ अतिथि संस्कार. समझ रहे हो ना, हमारे हॉस्पिटैलिटी बहुत एक्सटेंसिव लेवल तक है. अब इतनी डीप है कि आज तक उसको टच भी नहीं करते. अगर हम वो पुराना टाइम शुरू करते ना, आदमी घबरा जाएगा, ये साला घर क्या रहा है भाई ये. अब पहले जब अतिथि घर में आता था तो उसके पांव धुलाए जाते थे, पोछे जाते थे. आज तुम करोगे तो आदमी बोलेगा भाई साहब. इमेजिन, इतना डिटेल में हमारी हॉस्पिटैलिटी थी. अब ये सब करने के लिए यू नीड टीम, यू नीड पीपल हु नीड टू बी इंस्ट्रक्टेड कि भाई ये इस टाइम पे ऐसा करना है, ये आएंगे तो इनको ये देना है, ये आएंगे तो इनके साथ ऐसा प्रोग्राम करना है. यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड. सो यज्ञ यू सीम्स, सो इस बातों का रिलेवेंस ये है कि जो इवेंट है ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं. इट वॉज ऑलवेज इन आवर स्ट्रीमलाइन. आज हम इसको फिर से सेलिब्रेट कर रहे हैं.
फिर से चीज़ों को ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वेल्थ है। आप समझो इवेंट वही कंट्री करती है जो स्टैब्लिश हो, पैसा हो जिसके पास। गरीब कंट्री आप इवेंट करते देखो नहीं। अफ्रीका में देखा तुम, वेडिंग हो रही है धमाकेदार धुआंधार, अफ्रीकन वाले ने भी यहाँ आके ओली में की थी 400 करोड़ की वेडिंग, किसी को याद हो तो 200 करोड़ जब उसने ओली में खर्च किए थे। शर्मा ब्रदर्स, बहुत बड़ा तहलका हो गया था। यस, पब्लिक तो यही की है, अफ्रीका में धंधा कर रही है, वहां सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? गरीब कंट्री है, आदमी ने जहाँ देखा नहीं है तो क्या, चप्पल नहीं वहां पहनने को तो। सी इमेजिन, ऑलवेज इट इज बीन, जो वेल्थी लोग होते हैं वही इवेंट करते हैं। शादी में खर्चा वही करेगा जिसका पैसा होगा, इसका नहीं होगा वो कहाँ से करेगा? पार्टिसिपेट, हमें जाना, एक्सपेंडिंग पावर, हमारा घूमना फिरना, हमारे कपड़े पहनना, दिस इज ऑल आवर एक्सपेंडिंग। सो हम वेल्थी हैं एक तरह से, हम गरीब देश तो है नहीं। अब देखो बांग्लादेश में स्ट्राइक हो रही है, कोई इवेंट हो सकता है? पॉसिबिलिटी भी है किसी इवेंट की। पाकिस्तान में कोई इवेंट कर सकते हो? सुना आपने कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो रहा है? बम फटने की खबरें जरूर आती है। देयर इज नो सच इवेंट हैपनिंग। रशिया, यूक्रेन, वॉर प्रोन कंट्रीज नाउ। सो जो पीसफुली होता है, जो स्टैब्लिश होता है, वही वेल्थ को स्पेंड कर सकता है, वही इवेंट का पर्पस है। गरीब देश कभी इवेंट नहीं करेगा, इवेंट वही करता है जो वेल्थी है। हम इवेंट का रिलेवेशन समझते हैं। इवेंट है क्या? इवेंट जो कैटेगरी है ये होती है मार्केटिंग का एक सब पार्ट है। मार्केटिंग एक बड़ा पेड़ है, उसकी एक शाखा है इवेंट। इवेंट डायरेक्ट मार्केटिंग का एक कमर्शियल पार्ट कहा जाता है। अगर आप इवेंट मैनेजर को सिर्फ वेडिंग से हटा दोगे तो डायरेक्ट मार्केटिंग का एक अंग कहा जाता है। इसका काम होता है उसके फंक्शंस, उसके रीच को बढ़ाना। डायरेक्ट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है? जैसे कि डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे रियलिटी शोज होते हैं, ठीक है, आपको पता है स्टेज्ड है, स्क्रिप्टेड है, फिर भी वो हर शहर में जाके क्यों करते हैं? दिल्ली में जाते करते ना, क्यों करते? डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, ताकि आपके साथ एक डायरेक्ट इंटरेक्शन बढ़े। कोई भी नेता चुनाव से पहले आपको पता है किसको वोट देना है। ऐसा नहीं कि उसने आज चुनाव में ज्यादा खर्च किया तो आप पैसा डालोगे, फिर भी उनका एक्सपेंस रहता है। व्हाट आर दे डूइंग? डायरेक्ट मार्केटिंग। कस्टमर के पास आने का मौका हर कोई चाहता है, उस तरीके को इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। आप देखोगे कोई मार्केट में नया सूप आ रहा है, कोई प्रोडक्ट आ रहा है, आपको फ्री सैंपल्स मिल जाएंगे मॉल्स में। आइए सर, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग। ये होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का बेनिफिट क्या होता है? आजकल देखो ऑनलाइन सब चीज़ है, बट स्टिल वी बिलीव 1-to-1 कनेक्शन। अभी तक इतने वर्चुअल नहीं हुए हैं हम लोग कि हम इंसान से इंसान का कनेक्शन हट जाए, और कोरोना ने तो हमको इशारा सिखा दिया। ये ऑनलाइन, बिकॉज वी आर ए सोशल एनिमल। यार हम हंसेंगे, बोलेंगे नहीं, दोस्ती यारी नहीं करेंगे, मस्ती चिल नहीं मारेंगे तो हम कैसे जिएंगे? सजा नहीं हो जाएगी वो कमरे घर में बैठे हुए अपना कंप्यूटर के सामने? इमेजिन, जेल जैसी तो होती है। आदमी को जेल में रखते तो करते क्या है? टॉर्चर थोड़ी करते हैं। यू हैव टू रिमेन इन कन्फाइंड स्पेस। सो इसीलिए जब डायरेक्ट मार्केटिंग होती है तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कस्टमर्स। आप कस्टमर से कहीं ना कहीं तरह का फीडबैक लेते हो, आप स्पॉन्सरशिप देखते हो, आप प्रोग्राम्स देखते हो, आप मार्केट जाते हो, आप फेयर्स में जाते हो, कपड़े सेलेक्ट करते हो जाके, फिर भी खरीद के, लहंगा घाघरा चोली कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज भी ऐसा नहीं है कि मार्केट दुकानें बंद हो गई, धंधा डाइवर्ट हो गया है, मगर फिर भी फिजिकल उनकी इंपॉर्टेंस आज भी उतनी बनी हुई। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ कस्टमर। उसके फायदे क्या है? सेगमेंटेशन कर सकते हो आप स्पेसिफिकली। जब आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो तो आपको पता है कि चलो यार, इन लोग को स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है, ये जो बैच ऑफ ग्रुप है इसको स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है, लेट्स टारगेट देम। जैसे कि आज देख रहे हो स्टैंड अप कॉमेडियंस का भी एक मार्केट है। आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, देखते नहीं हो, तो आपको उसके रेफरेंस नहीं आते, बट एक्चुअली जो इंटरेस्टेड है वो आते हैं। म्यूजिक का भी अलग मार्केट है, डांस का भी अलग है। तो दिस सेगमेंटेड। पेंटिंग का किसी को शौक है, जरूरी नहीं इसको, किसी को तो होगा,
उसके लिए अलग सेगमेंटेशन है, प्रोडक्ट्स के लिए अलग सेगमेंटेशन है। अभी लिपस्टिक है वो लड़कों के लिए काम तो आएगी नहीं, लड़कियों का अलग सेगमेंटेशन है। अब लड़कियां भी कौन लड़कियां, जितना आप लेयर में जाते जाओगे आपको सेगमेंटेशन मिलता जाएगा। तो डायरेक्ट मार्केटिंग का फायदा ये होता है जब आप कोई इवेंट करते हो तो आप डायरेक्ट सेगमेंट को पकड़ सकते हो। आप मॉल्स क्यों देखते हो, क्योंकि पब्लिक आती है वहाँ खर्चा करने, सामान लेने, तो रेलिवेंट क्राउड है। दैट इज और किसके इवेंट के थ्रू आप देखोगे सेटअप लगा हुआ, अभी डायनासोर लगाया है मॉल वाले, व्हाट इज दैट, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन अट्रैक्शन। अब वो भी किसी इवेंट मैनेजर की खुरापात होगी, उसने दिमाग लगाया होगा हाँ भैया मैं ऐसा डायनासोर में लाता हूँ। यू अल्टीमेटली समबडी हैज टू अरेंज इट, नो, ये रिसोर्सिंग का काम है। दूसरा बजट, ऑप्टिमम मार्केटिंग बजट, सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड सेल्स। अगर आप टारगेटेड अप्रोच करो तो आपके खर्चे थोड़े से कम होते हैं। ये आपका एंटरटेनमेंट हटा के बता रहा हूँ, जो एक्चुअल मार्केटिंग का वो है, इवेंट को जो कहते हैं, इवेंट को किस लिए यूज किया था। सेल्स, इंक्रीज सेल्स बिटवीन न्यू एंड ओल्ड कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू। अब आप किसी कस्टमर के लिए प्रोग्राम करते हो, जैसे हम न्यूज़पेपर होते हैं, रेडियो होते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट करते रहते हैं, उससे क्या बढ़ता है, रेलेवेंस बढ़ता है, यार पैसे फील बढ़े। अभी किसी दुकानदार को आप पसंद, तो सेल्स मार्केटिंग पसंद करते हो, जाते हो बार बार शॉपिंग करने के लिए, क्या बढ़ता है उससे, एक इंटरेक्शन बढ़ता है और 4 लोगों को आप और रेफर करते हो। दैट इज व्हाट इट इज। लॉयल्टी प्लस आपको एक फीलिंग आती है भाई यार ये कंपनी हमारे लिए सोच रही, कुछ ना कुछ तो कर रही है। आप मार्केट में देखते हो मैगी, ये सब स्मॉल मार्केटिंग के तरीके हैं। आपके घरों में सैम्पलिंग, एड पेपर, न्यूज़, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से लोग टैप करने की कोशिश करते हैं जब मार्केट में आते हैं। आजकल तो सब कन्फाइंड हो गया मॉल्स के ऊपर। रिजल्ट, एंड इट इज इजी टू एक्सेस। अगर आप 4-5 लोग हो तो आपका रिव्यू बहुत आराम से ले सकता हूँ, मैं आराम से आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, आपको एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि आपने पर्सनल अपना रिव्यू दिया। आप मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, सर कैसा लगा, आपने मेरा खाया, टेस्ट किया, आप तुरंत रिव्यू दे सकते हो, मैं उसमें अमेंडमेंट चेंज कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी ईजी रादर देन कलेक्टिव डेटा कंबाइन करने के लिए। हमारे छोटे ग्रुप से और छोटे सेगमेंट टारगेट में किया जा सकता है, इसलिए डिफरेंट सेट ऑफ लेवल में इवेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंस है, देखिए इवेंट्स आर ऑफन वन इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर द पार्टिसिपेंट। जैसे मैंने कहा आप लोगों ने किसी इवेंट्स को विटनेस किया है तो आपने कहा कि हाँ इट कैन बी वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ठीक है। इट इज जनरली एक्सपेंसिव टू स्टेज एज वेल। अगर आप कोई बड़ा इवेंट करते हो तो खर्चा आता है भाई, ऐसा नहीं कि आप सस्ते में आप कहीं भी चले जाओ। अगर इनफैक्ट आप किसी भी चीज़ को परचेज भी करते हो, ब्रांड की अलग वैल्यू होती है, नॉन ब्रांड चीज़ों की अलग वैल्यू होती है कि नहीं होती? एब्सोल्युटली। देन यूजुअली टेक प्लेस ओवर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इवेंट देखो एकदम लंबा नहीं चल सकता, नहीं तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इट हैज़ टू बी अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। स्पैन छोटा रहता है, 3 घंटे का हो गया, 4 घंटे हो गया। शादी भी ऐसा नहीं जो सुबह शाम तक चली रही, नॉट लाइक अंबानी, इसकी 1.5 साल से कर ही रहा है। पीपल लाइक टू बीट शॉर्ट एंड सिंपल। आजकल तो जमाना ही शॉर्ट एंड सिंपल का हो गया। वी हैव फोकस्ड, दे रिक्वायर लॉन्ग एंड केयरफुल प्लानिंग। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी इवेंट आपने एग्जीक्यूट करना हो तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग का मतलब यही है कि आपके 100%, 110%, 99% चांसेस ये हैं कि आप जो प्रॉब्लम्स होगी उसको रिजॉल्व कर लोगे पहले। इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। जनरली टेक प्लेस इन ओनली वन, यूजुअली सेंस साल में एक बार भी हो सकता है, ऑफन भी हो सकता है। अब शादी तो एक ही बार करेगा ना आदमी, बर्थडे भी एक ही बार आएगा, वंस इन अ ईयर ही होगा। अलग अलग आदमी को हो सकता है, एक आदमी को तो एक ही बार आएगा। हाई लेवल ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, सेफ्टी रिस्क, ये भी हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे स्लोली स्टडी। एक इवेंट के इम्पैक्ट होते हैं। इन्वायरमेंटल तो आप समझ गए हो, इन्वायरमेंट से मतलब कचरा, साउंड पोल्यूशन, डस्टबिन, ये सब चीज़ तो बायो हैज़र्ड्स होते हैं, कुछ ना कुछ तो गंदगी होती है। सोशल कल्चर इफेक्ट्स भी होते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इकोनॉमिक इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक इफेक्ट की हम बात करेंगे, सोशल कल्चर और इन्वायरमेंटल को भी थोड़ा साइड कर देते हैं। हम इवेंट्स को क्लासीफाई करेंगे 3 मॉड्यूल्स में, ठीक है। पहला है मेगा इवेंट्स, दूसरा है मेजर इवेंट्स,
तीसरा है माइनर इवेंट्स। ये इसका लेवल 1 बहुत हाई है, मैक्सिमम गैदरिंग। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो मेजर और माइनर में ही करेंगे, हम करेंगे। एक्चुअली अगर हम मेगा में चले गए तो हम अलग ही लेवल में पहुंच जाएंगे। सो विल डिफाइन क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। उसमें आता है टाइप, टाइप्स के ऊपर भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। टाइप्स है स्पोर्टिंग इवेंट्स, एंटरटेनमेंट कल्चर, कमर्शियल मार्केटिंग, प्रमोशन इवेंट्स, एग्जीबिशन, फेस्टिवल, फैमिली, फंड रेजिंग एंड मिसलेनियस। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1। मेगा इवेंट का नाम बता सकते हो जिसमें मैक्सिमम गैदरिंग देखी गई है। IPL, बियॉन्ड दैट अंबानीज वेडिंग, बियॉन्ड दैट मैक्सिमम गैदरिंग, लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड। अब तुम ये सोचोगे कि वो इंडिया में ही होता है, और बताओ वो इंडिया में ही होता है? हाँ, नो रैली, गरबा नाइट्स, डांडिया नहीं खेल रहे हो। डांडिया में 2 करोड़ से ज्यादा पब्लिक चाहिए, 125 करोड़ भारतीय, मतलब आप करोड़ की बात, 125 करोड़, इतने लोग याद रहे। 15 मिलियन प्लेग्राम, एशिया का लार्जेस्ट गैदरिंग। आप समझ रहे हो? ये जो डेटा है 2010 का हरिद्वार में जब हुआ था, 50 मिलियन, 220,000, 25,000 टेंट्स, टॉयलेट, फला ढिमकाना। कुंभ मेले के बारे में जानते हो? हरिद्वार में तो होता ही है, यू मस्ट हैव सीन। सोच रहे हो ऐसा क्या रिलेवेंस है? क्या अफेक्ट करता है कल्चर को? तो उसने बदल दिया है ऋषिकेश के। दारू आपको मिलेगी नहीं, सब आपको साधु सन्यासी मिलेंगे। मदिरा पान होता नहीं, मैज है मैक्सिमम। सुबह शाम घंटियां ही बजती रहती है। हरिद्वार की बात कर रहा हूँ मैं। जाओ तो ऐसा लगता है मंदिर के अंदर घुस गए, है ना? और ऋषिकेश जाओ तो अलग ही फील आती है, हरिद्वार जाओ तो अलग ही फील। कल्चर को तो उसने पूरा चेंज कर दिया, प्लस इन्वायरमेंट इफेक्ट भी हुई है ना, इकोनॉमिक इफेक्ट भी। और तुम समझ नहीं सकते कितना बड़ा इकोनॉमिक इफेक्ट है। ये ऐसा इवेंट है जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बिड करती है। लकीली सिर्फ 2 ही स्टेट ऐसी हैं जो इसको कर सकती है, और पता नहीं तीसरी 4 पे होंगी। मध्य प्रदेश में भी होता है शायद से, पता नहीं। उज्जैन, यूपी, उज्जैन, उत्तराखंड। हर साल ये जहां भी होता है ये अरबों करोड़ों की सौगात दे देता है गवर्नमेंट को। CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एक अपेक्स ट्रेड बॉडी है इंडिया की। तो काम धंधा जैसे चल रहा है ना इंडिया की, कितना पैसा किसने कमाया, कहाँ से बजट आया, इकोनॉमिक्स पे ध्यान रखती है। उसका कहना ये है कि 2019 में मेला जनरेट बिजनेस वर्थ 1,20,000 करोड़, while government expedition for the festival was 4,200 करोड़। गवर्नमेंट देती भी है ना, दोगे तभी तो मिलेगा। और इतना सब कुछ मिला कहां से? Can't imagine। सुना होगा जब यहाँ बियर फेस्टिवल होता है, अक्टूबर फेस्ट, जहाँ बियर शुरू होती है। चलो अक्टूबर की बात नहीं करते, टोमेटिनो फेस्टिवल तो आपने सुना होगा, मूवी भी देखी होगी उसके बेस में, टोमेटिनो फेस्टिवल, जिसने सबको पता ही होगा टोमेटिनो के बारे में। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक यूज्ड टू गो, का टोमेटिनो बहुत पॉपुलर कर दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हो, टोमेटिनो हैज बीन सो पॉपुलर आफ्टर दैट 2019 में 19,927 लोगों ने उसको अटेंड किया था। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्री नाउ इट हैज बिकम ए क्रेज। जैसे एक बार गोवा जाना क्रेज बन चुका था, उसी प्रकार टोमेटिनो, अटेंडिंग टोमेटिनो हैज बिकम वन ऑफ द बकेट लिस्ट। तो चीज़ें जब इन्फ्लुएंस करती हैं तो ये लोकल फेस्टिवल भी बहुत हाईलाइट करते हैं। जैसे रियो कार्निवल फेस्टिवल होता है, ठीक है, ये सब क्या है, ये स्टेट लेवल के हैं। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट हम यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं म्यूजिक फेस्टिवल्स की, जिन्होंने लैंडस्केप को चेंज किया है, इवेंट्स को चेंज किया है।
आपको ये फोटो देख के कुछ याद आता है? ये बड़ा सिमिलर सा है, बड़ा ही फैसिनेटिंग है। पॉस्को नहीं है, पॉस्को क्या है? ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। ये है म्यूजिक फेस्टिवल, उसका नाम है टुमारोलैंड। टुमारोलैंड के बारे में सुना है आपने? नहीं सुना है। आपने ईडीएम म्यूजिक की आपको समझ नहीं है, टुमारोलैंड के बारे में आपने नहीं सुना, इट्स ओके। बट आपने क्या सनबर्न के बारे में सुना है? सिमिलरली सनबर्न की तरह ही टुमारोलैंड एक इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल है जो साल 2005 में शुरू हुआ था। उसकी शुरुआत में सिर्फ 9000 अटेंडेंस थी। उसके बाद ये लेविशली 2022 तक 6 लाख लोगों ने इसको अटेंड करना शुरू कर दिया। इट्स ए कंप्लीट, साल भर लोग इस टुमारोलैंड का वेट करते हैं। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे, डालोगे टुमारोलैंड, आप हैरान हो जाओगे इसकी लेविशनेस देख के। यहाँ की टिकट्स ही आउट ऑफ हाउसफुल रहते पहले। एंड यहाँ स्पेशली बीन इनवाइटेड फॉर दीज फेस्टिवल्स। You have specially been invited for this festival. So it has become such a craze now. ये 2020-21 में कैंसिल हो गया था पैंडेमिक के बाद, बट पैंडेमिक के बाद बहुत बूस्ट किया। लोग क्या करते हैं, इस बेसिकली 3-4 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल जस्ट लाइक सनबर्न। आप जाओ, खाना पीना रहना, खाना सब वही तंबुओं में होता है, दिन रात 5 पर हर तरह का म्यूजिक बजते रहता है। एकड़ों के फार्म में नॉन स्टॉप म्यूजिक बजते रहता है। सन डाउनर, मून डाउनर, सारे टाइप के लेवल के हर तरह के म्यूजिक बजते रहते हैं 24/7। So that is such a craze कि Tomorrowland is become now an identity, a craze, a huge ticket sales। आजकल कॉन्सर्ट्स बहुत पॉपुलर है। इंडिया में कल्चर थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ आवर अब्यूसिव ऑडियंस। हमारी ऑडियंस बड़ी बदतमीज है, सिविलाइज्ड नहीं तो आप इंटरनेशनली देखो, वैंकूवर वगैरह में इन सबके कॉन्सर्ट्स हाउसफुल जाते हैं। दैट इज द क्रेज ऑफ कॉन्सर्ट, क्योंकि इंडिया में हमारे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बहुत बेतहासा बदसलूकी करते हैं, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बीच में ट्रेंड बड़ा सक्सेसफुल था जब तक हम कॉलेज में थे। अब थोड़ा सा अलग ऑडियंस आ गई है। सो उसी प्रकार सनबर्न फेस्टिवल जो गोवा में शुरू किया था, ठीक है, जिसने एक आईपी, इट इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैंने कहा था ना आईपी के बारे में, आपको कहा था आईपी क्या होती है। आईपी मतलब किसी ने उसको इन्वेंट किया है, बनाया है। जैसे इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस, कौन बनेगा करोड़पति, MTV रोडीज, ये सारी क्या आईपीज के एग्जाम्पल है। ये प्रोग्राम्स किसी पर्टिकुलर ब्रांड ने बनाए हैं, तो कोई और नहीं बना सकता। समझ रहे हो? वैसे ही सनबर्न इज आईपी जो परसेप्ट ने बनाई थी, ठीक है। सनबर्न ने अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ एज ए डायरेक्ट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट जनरेटेड बिजनेस थ्रू 150 करोड़ फॉर रीजन थ्रू होटल, F&B, ट्रांसपोर्ट। तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होती है, समझ में आ गया आपको। टूरिज्म आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो वेंडर्स को लाइसेंस जाते हैं, परमिशन जाती हैं, टूरिज्म बढ़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ों का जो इनडायरेक्ट लाइसेंस होता है, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट लाइसेंस में आती हैं। सो यूजुअली आप देख सकते हो करण सिंह CEO का स्टेटमेंट है कि हाउ एक्सपोनेंशियली गोवा को इन्होंने एज ए टूरिज्म हब बहुत बड़ा एक्सपेंशनली बूस्ट दिया है। गोवा बहुत सही तरीके से एक्सपैंड हुआ है। बहुत सारी चीज़ें उसमें ना, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए हैं, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। सो कोई भी आप इवेंट करते हो तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट उसका। सनबर्न है, सनबर्न इतना बढ़िया म्यूजिक फेस्टिवल बन चुका है कि उसने जब ये जो टॉप वर्ल्ड की लिस्ट होती है जब म्यूजिक फेस्टिवल्स की, इंडिया में तो कम जानते हैं, उसने इंडिया को भी एक कैटेगरी में ला दिया है। आप सुपरसोनिक, अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो शायद हमें नहीं पता, हमारी लिमिट के हिसाब से नहीं। सो सनबर्न को भी इस लेवल पे ला दिया है कि आज सनबर्न एक आईपी बन चुका है। अब ये सिर्फ गोवा में नहीं होता। अब आप सनबर्न को जाइए, सनबर्न को बोलिए हमें करवाना है, वो आपको एक कॉस्ट देंगे, उनका एक सेटअप होगा, उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम होगी, उनके लिस्ट ऑफ डीजे होंगे, वो आएंगे अपना सेटअप लेके आपका सनबर्न कर देंगे, पैसा लेके चले जाएंगे। सो इट हैज़ बिकम सच ए बिग आइडेंटिटी नाउ कि अब उसी का पैसा खा रहे हैं। बकाडी वीकेंडर एक बड़ा ट्रेंड है जो काफ़ी सिमिलर उसी बेसिस पे शुरू हुआ था, म्यूजिक ट्रेंड फेस्टिवल। जो क्या होता है ना, लिकर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, वो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो ये म्यूजिक के थ्रू दे इंटीग्रेट। जैसे बकाडी हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा आप कॉमन पॉपुलर देखोगे जो स्टेट बेस है।
रण उत्सव अगेन अ ग्रेट इकोनॉमिक बूस्टर फॉर गुजरात। गुजरात में रण करके एक जगह है बेसिकली जो वाइट सैंड के लिए मानी जाती है। अब कच्छ, रण ऑफ कच्छ कहा जाता है उसको। अब गुजरात गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ मिस्टर मोदी, ही वॉज अ वेरी विजनरी मैन, यू नो, जब हम विजनरी की बात करते हैं तो आदमी विजन देखता है, तो उन्होंने गुजरात एज अ ड्राई स्टेट को इवेंट के जरिए इतना हाईलाइट कर दिया कि आप जाओगे गुजरात में, आप साल भर कोई ना कोई इवेंट देखोगे। आपका वाइब्रेंट गुजरात है, और वो ऐसा इवेंट है जो टूरिज्म गवर्नमेंट खुद कराती है। आई वॉज लकी इनफ कि मैंने 2010 के काइट फेस्टिवल में पार्ट किया था। आप यकीन करोगे, काइट फेस्टिवल इज ए ह्यूज थिंग। संक्रांत के टाइम होता है जनवरी के टाइम पे, ठीक है। ये एक रण उत्सव कहीं सर्दियों के टाइम होता है, दिसंबर नवंबर के टाइम पे यूजुअली। अब इसमें जो टूरिस्ट आते हैं ये सारे आते हैं फॉरेन टूरिस्ट। इन्वेस्टमेंट होती है बहुत ज़्यादा। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपको समझ में आ गई। आप इसमें फैक्ट्स पढ़ सकते हो कि गवर्नमेंट ने 2016 में 286.6 लाख एज ए रॉयल्टी ऑफ टेंट लेके देते ना, तो भैया मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, समझ रहे हो, उसमें रॉयल्टी कमाई। फूड क्राफ्ट स्टॉल से 1,50,000 और 169 रिस्पेक्टिवली, फूड और क्राफ्ट स्टॉल से जो बाहर से लोग आते हैं। और उन्होंने एक हाईलाइटेड इवेंट बना दिया रण उत्सव, हर साल होता है। कभी पहले अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। फिर आपका काइट फेस्टिवल हो गया जिसमें इंटरनेशनल काइट प्लेयर्स आते हैं। गुजरात टूरिज्म स्पेशली इनवाइट देम कि आप आइए, काइट उड़ाइए, सब कुछ रहना खाना गुजरात टूरिज्म की तरफ से। वो इतने लार्ज स्केल में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, पूछो मत। देन देयर इज वाइब्रेंट गुजरात। गुजरात की एनिवर्सरी के ऊपर वाइब्रेंट गुजरात होता है। आप देखोगे साल भर में ऐसे फेस्टिवल हैं जिसमें गुजरात, आप कभी चले जाओ, कभी गुजरात विजिट कर लो, आपको लगेगा कोई ना कोई फेस्टिवल हो ही रहा है। फिर उसके बाद जैसे खत्म होगा, डांडिया रात आ जाएगा, आपके 1000 फेस्टिवल्स हो। तो उन्होंने इकोनॉमिक, देखो ड्राई डे होने के बावजूद, ड्राई स्टेट होने के बाद भी, वेजिटेरियन स्टेट होने के बावजूद भी वो कितना अट्रैक्ट करता है। दैट इज द पावर ऑफ टूरिज्म। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दी है। आप कभी जाके विजिट करोगे ग्लो गार्डन्स, क्या क्या चीजें नहीं है वहाँ। हस्तकला सब कुछ, दे आर प्रोमोटिंग लाइक एनीथिंग। सो ऐसे हर स्टेट लेवल पे अब क्या है, टूरिज्म का इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें करती है। जैसे ऑली स्नो इवेंट ही तो है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्लो फेस्टिवल, बुलाया जाता है लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। बर्ड वॉचिंग शुरू किया था इन्होंने बीच में। सो ऐसे ना बहुत सारे, सबको पता है कि मोर और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पॉपुलरिटी बढ़ाएंगे। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल किया उन्होंने टेहरी में। टेहरी डैम में जो लेक है वहाँ वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, आपको नहीं पता होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं। आयरन मैन रन सुना होगा आपने, मिलिंद सोमन दौड़ता है जिसमें, अल्टीमेट वन, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं। अगर आप स्टडी करोगे तो इवेंट को लोगों ने कमर्शलाइज करके बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्सपांड किया, अगर उन्होंने सिस्टमैटिकली किया है। सो सिमिलरली रण उत्सव एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का इवेंट है। एग्जीबिशन अगेन इन इंडिया इज ए वेरी वास्ट मार्केट। ये अगेन इवेंट्स के पार्ट के अंदर ही आता है। एग्जीबिशन इंडस्ट्री जो पिछले कई सालों से ग्रो कर रही है बहुत एक्सपोनेंशियली। अब जब एग्जीबिशन की हम बात करेंगे तो पर्टिकुलरली जब इस टॉपिक की बात करेंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू समझते हैं कि है क्या एग्जीबिशन इंडस्ट्री। देखिए इसमें मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे आपने ऑटो एक्सपो सुना होगा, आपने ऑटो एक्सपो सुना है प्रगति मैदान में, डीजे एक्सपो, ऑटो एक्सपो, फूड एंड क्राफ्ट एग्जीबिशंस। ये बेसिकली लार्ज स्केल एग्जीबिशन मार्केट है जो अगेन इवेंट के अंदर ही आता है। बट दिस इज अगेन इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री। आने वाले टाइम में जब प्लानिंग को हम आगे पढ़ेंगे तो देयर इज अ पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड एग्जीबिशन, जिसमें हम डिटेल में एग्जीबिशन को समझेंगे। फिर आते हैं आपके माइनर इवेंट्स। माइनर इवेंट सबसे पॉपुलर इवेंट कौन सा होता है, इसे कहा जाता है फैमिली इवेंट, वेडिंग इवेंट्स, बर्थडे पार्टी, वेडिंग,
ये ना माइनर इवेंट्स हो गए, सोशल गैदरिंग्स, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि किस तरह से इंडस्ट्री, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर यूएस इज इंडिया। वेडिंग के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर यूएस इज इंडिया, और यूएस में भी इंडियन ही ज़्यादा शादी पॉपुलर कर। सो इट इज ओवरऑल मोर टुगेदर डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट बिजनेस स्टोरी। आप एवरेज अगर आप काउंट करोगे, अगर आप किसी भी आज का वेडिंग का रेंज काउंट करोगे, अगर आप शहर के बाहर कहीं भी करते हो, 5 से 10 लाख आपके कहीं नहीं है। एवरेज कैलकुलेशन है ये, तो आप मान के चलो कि इतना खर्चा होना ही होना, 5 से 10 लाख के बीच में आपको कहीं भी पड़ जाएगा। अगर आप किसी बैंक्वेट क्लब या पार्टी लॉन में करते हो, जाहिर सी बात है 20 से 50 लाख के बीच रेंज में आपका खर्चा होना ही होना एक्सटेंसिव। और किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाते हो हाई एंड, तो आप मान के चलो 50 लाख एंड अबव तो मिनिमम खर्चा है ही। ये आपका ओवरऑल बजट है, वेडिंग बजट का जाना, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है। एवरेज वेडिंग कॉस्ट इन इंडिया कैसे डिफाइन की जाती है? अगर आप समझोगे तो हर एक प्रथा, हर एक जगह का अलग अलग वेडिंग वेन्यू, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बेसिकली ये 5 जो बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड्स वेडिंग करते हैं। आप देखिए हर किसी का केटरिंग, फोटोग्राफी, मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन, इवेंट मैनेजमेंट, हर चीज़ का एक बजट तय है कि आदमी एवरेज कितना खर्चा करता है, डेकोर में कितना खर्चा करता है, 1 से 2 लाख एवरेज। सिख, क्रिश्चियन, ये आपका एवरेज खर्चा है, मिनिमम आप इस रेंज में आप खर्चा करते हो किसी भी वेडिंग फंक्शन के लिए। आप नॉर्मल से नॉर्मल भी करते हो तो एवरेज वेडिंग कॉस्ट इन इंडिया। आप इसको और बाइफिलिएट कर सकते हो और जान सकते हो, जैसे कि आप जान सकते हो कि देयर आर सर्टेन पॉपुलर डेस्टिनेशन विच हैज कम अप डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पे, जो बहुत ही टॉप 10 है, जहाँ लोग आजकल वेडिंग करना पसंद करते हैं, जहाँ इंक्वायरीज आती है। नंबर ऑफ वेडिंग एस्टिमेटेड: उदयपुर, जयपुर, गोवा, केरला, आगरा, ऋषिकेश। ऋषिकेश is again become a very popular destination wedding hub, wedding destination hub। वाराणसी, दार्जिलिंग, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर आप डेटा समझोगे तो आप इंटैश कर सकते हो कि कौन से शहर में कितनी डिमांड है। ऋषिकेश फॉल्स इन अ वेरी बेटर है, हमारे बहुत नजदीक है, तो आप समझ सकते हो ओवर 2000 प्लस एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वेडिंग वहाँ हो चुकी है साल की। जयपुर, उदयपुर तो टॉप प्रायोरिटी में आते हैं, सेलिब्रिटीज की लिस्ट की ट्राइब प्रायोरिटी। गोवा तीसरे नंबर पे। सिमिलरली अगर आप जाओगे तो रीजन के हिसाब से आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में बटर चिकन, पनीर टिक्का, नान, बिरयानी, ये सब बड़े कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। चाट भंडार। साउथ इंडिया में इडली, डोसा, सांभर, रसम, बिरयानी, ये आपको बहुत कॉमन केटरिंग के जो है ना टेस्ट है। वेस्टर्न इंडिया गुजराती थाली, वड़ा पाव, ढोकला, खांडवी, आप चले जाओगे वहाँ वेडिंग में यही मिलेगा आपको। ईस्टर्न इंडिया फिश करी, प्रॉन, मलाई, कलकत्ता साइड चले जाओगे, खाने का पूरा केटरिंग ही ट्रेंड हो जाएगा। ये आप जितना आप डिटेल में समझोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में मौजूद है। अब देखो यूजुअली क्या होता है इसमें कि अगर नॉर्थ इंडियन परिवार है, कहीं से है, तो आप समझ सकते हो उसकी प्रेफरेंस क्या है। चाहे भले ही नॉर्थ इंडियन चला जाए वहाँ केरला में, मगर वो खाना बटर चिकन, पनीर टिक्का ही पसंद करेगा, उसको मज़ा नहीं आएगा इडली, डोसा, सांभर खाने में। सो सिमिलरली आपको ये टेस्ट समझने की ज़रूरत है, जो डिटेल में जाने की ज़रूरत है, जो वेडिंग के लिए बेसिकली हमारा जो एकदम से अलग टॉपिक है, जिसके लिए हमारे मिस्टर मोबाइल सैयद अपॉइंटेड है, जो आपको वेडिंग केटरिंग उसको डिटेल में समझाएंगे। इसमें आपका हॉस्पिटैलिटी, मेन्यू प्लानिंग, आपका डिज़ाइन, डेकोर, फ्लावर, ट्रेडिंग, सब कुछ आ जाता है। इसकी शुरुआत भी नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे जब भी वो आते हैं लेक्चर के लिए, यू विल गेट इन्फॉर्म, तो उनके साथ आपका वेडिंग का जो अलग चैप्टर है वो शुरुआत करें। वो एक्टिवली वेडिंग्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी कंपनी है, तो दे नो वेरी मच अबाउट द ट्रेंड। हम आपको बेसिक्स बता सकते हैं, टैक्टिकल बेसिक्स, जिसकी फाउंडेशन सेम रहती है, ओवरऑल तरीके बदल जाते हैं। क्योंकि आजकल तो अगर आप वेडिंग को डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें, आई वुड रादर बी द नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। लेट्स वेट फॉर द स्पेशलिस्ट टू मूव इन, वो पढ़ाए जो ज़्यादा बच्चे। मैं सिर्फ ओवरऑल प्रोजेक्शन बता सकता हूँ। अब आप देख सकते हो कि कैसे, क्यों, वजह क्या है। ये सडनली
इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडियन वेडिंग मार्केट में देखो हर चीज़ का एक एस्पेक्ट होता है, ऐसे तो हवा में उड़ के काम नहीं होता। मैंने पहले ही कहा इट इज़ ऑलवेज फॉर स्टैब्लिश, जो रिच लोग हैं वही इवेंट्स करते हैं, ठीक है। एक तो राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है तो लोगों के स्पेंडिंग पावर भी ग्रो करती है। आज यूजुअली आप देखोगे, आप जो हैंडसेट यूज करते हो एवरेज कितने रुपए का, कितने रुपए का तुम्हारे पास हैंडसेट, मोबाइल कितने रुपए का है, व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ योर मोबाइल? 20, तुम्हारा? एवरेज निकाले तो 15,000 तक का एक मिनिमम आदमी मोबाइल रखता है। मेरे पास भी 12,000 का ही, सबकी अपनी चॉइस है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास वो है। अगर आप एवरेज निकाल ले तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम रेज हुई है, फैशन सेंस इंक्रीज हुआ है, लोग कपड़े पहनने लगे, घूमने लगे, खरीदने लगे, तो उसे कहते हैं जब इकोनॉमिक ग्रो होती है तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम भी चेंज होती है, स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, गाड़ियाँ खरीदते हैं लोग। अब हाँ, हालांकि तुम्हें बहुत ही 9 to 10% ही लोग मिलेंगे जिनका मोबाइल नहीं, ये तो हर कोई मोबाइल में आपको एक्सेस है। चेंजिंग डेमोग्राफिक, इंडिया हैज अ लार्ज यंग पॉपुलेशन विच इज फ्यूलिंग इन सर्च मैरिज। हमारे यहाँ लार्ज पॉपुलेशन है, जवान लोग बहुत ज्यादा। इंडिया इज द ओनली नेशन जहाँ जवान लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जाती है। चाइना और जापान ये सब तो बंद हो चुके हैं, वो उन्होंने पैदा करना छोड़ दिया। चाइना में 1 चिल्ड्रन पॉलिसी हो गई है, तो वहाँ तो सब यूथ कम हो गया, यहाँ यूथ ज़्यादा है। हर साल शादियाँ रुकी नहीं रही, घटाघट देना ही देना है, शादी पे शादी। और आने वाले टाइम में भी शादियाँ बढ़ेंगी, बच्चे पैदा होंगे और बढ़ेगी। मतलब आप हर साल नई खेप तैयार है शादी करने के लिए। लड़कियाँ कम है इंडिया में, लड़के ज़्यादा है। सोचो इतनी रेशियो डिफरेंस है। मतलब अगर एक लड़की है तो उसकी चॉइस करने के लिए 10 लड़के हैं एवरेज में। मतलब एक पर्टिकुलर गर्ल कैन चूज फ्रॉम 10 डिफरेंट ऑप्शंस, और बंदे के पास 10 बंदों के पास एक ही है फाइट कर रही है। खैर, कल्चर ट्रेडिशन, इंडियन वेडिंग आर ऑफन इलैबोरेट एक्सपेंसिव अफेयर इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेरेमनीज एंड ट्रेडिशन। अब ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, प्री वीडियो शूट, पोस्ट वीडियो शूट, यू नो, अब मैरिजेस आर लाइक फेस्टिवल। आप भी जाते हो तो उम्मीद करके जाते हो कि साला कुछ ना कुछ तो नया होगा, कुछ ना कुछ धमाका होगा। दिस इज वेरी कॉमन। आप फोटोग्राफी पार्टी देखोगे, ड्रोन फोटोशूट्स देखोगे, बहुत ही कॉमन हो चुका है ये। डोली एंट्री, सीक्वेंसेस, डांस नंबर्स, हल्दी नाइट्स, पार्टीज, ये सब अब ट्रेंड बन चुका है। हल्दी भी सेलिब्रेट होती है बहुत तरीके से, समझ रहे हो? क्योंकि ये अब क्या है ना, लोगों का पैसा है तो क्या करें, क्योंकि बिजी हो चुके हैं, खर्च करने का यही एक साधन है, तो दिल खोल के लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा टाइम कहाँ मिलता है, सब रिश्तेदार साथ में हैं, एंजॉय, कजन्स वगैरह, मस्ती मजाक चल रहा है, दोस्त यार। मैरिजेस दैट्स व्हाई बिकेम सो पॉपुलर इन इंडिया, बिकॉज इज द ओनली इवेंट जहां अपने दोस्त यार और सब लव्ड वन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी टॉप प्रायोरिटी में आती है, इसीलिए इसका मार्केट बहुत ग्रो कर रहा है। क्योंकि हर टाइम क्या लोग चाहते हैं नया, आप देख के पागल हो चुके हैं एक तरह, कुछ नया करते हैं, कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली हर चीज तो वही कर रहा है, रिपीट। सो दूसरी बात है ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री। इंडियन ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री हैज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन वेडिंग मार्केट। मोर कपल हैव चूजन होस्ट। अब क्या हो गया, नया ट्रेंड हो गया। लोग क्या करते हैं, जनता को पार्टी देने के साथ क्लोज लोग को लेके चले गए डेस्टिनेशन, दिमाग को टेंशन कम रहता है, सब चले गए पार्टी की। तो पीपल आर प्रेफरिंग डेस्टिनेशन वेडिंग। अब यूथ एनर्जेटिक है, पैसा कमा रही है, एक्सप्लोर करती है, तो वो ट्रेडिशनल जगह पे, अपनी जगह पे बोर हो चुकी है, वो चाहती नई सिनेरियो में जाए। तो इसीलिए मसूरी, ऋषिकेश ऐसे वेन्यूज बहुत पॉपुलर हुए। उदयपुर, जयपुर इसलिए है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक रॉयल कलर का, आप देखोगे प्रेफरेंस है लोगों की। जिसको रॉयल चाहिए थोड़ा सा, वो उदयपुर जयपुर शूट करता है। जिसको थोड़ा सा नेचर चाहिए, खूबसूरती चाहिए, वादियाँ चाहिए, ऋषिकेश या मसूरी प्रेफर करता है, केरला जाता है। जिसको थोड़ा सा ऑथेंटिक एशियन चाहिए, वो आगरा पहुंच जाएगा, वाराणसी पहुंच जाएगा शादी करने के लिए। सबका माइंडसेट है, इसका जैसा माइंडसेट। किसी को फॉरेन में चाहिए तो मॉरिशस चला जाएगा, बाली चला जाएगा,
ये सब अपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों के ट्रेंड है। अब क्रूज वेडिंग्स, जिस तरह से अभी अंबानी ने 3-4 वेडिंग के ट्रेंड पॉपुलर कर दिए हैं, आने वाले टाइम में लोग बाग इसको भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अब अदानी की किसी बेटे की या बहू की शादी हो गई तो इमेजिन वो कितना डबल करेगा। तो अब आप आने वाले टाइम में बहुत कॉमनली सुनोगे कि वेडिंग पार्टीज एक ना करके अब 3-4 होने लगी, प्री वेडिंग फंक्शंस होने लगे, प्री वेड फंक्शंस, प्री पोस्ट वेडिंग फंक्शंस, ये सब अब बहुत जल्दी आप सुनोगे। आने वाले टाइम में वेडिंग और इवेंट पार्टी प्लानर्स का धमाकेदार होने वाला है, बूम होने वाला है। ये वेडिंग मार्केट बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। मार्केट साइज, ये भी बड़ा की ट्रेंड है। मार्केट, इंडियन मार्केट साइज इज वर्थ $1 billion, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जितना सेलिब्रेट हम लोग करते हैं शादियों को, बीच में क्या ट्रेंड था कि शादी स्मॉल हो गई थी, 1 डे बारात होने लगी थी, आए चले गए। अब क्या 3-4 दिन का फंक्शन हो गया, अब साथ मिलके चल के चलो, सब एंजॉय करो, मजा मारो, ऐसा माहौल बन चुका है। आप सब महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। ग्रोथ रेट 7 से 8% ये एनुअली ग्रो कर रहा है। अगर इस साल 100 शादी हुई तो अगले साल 110 होंगी, उसके बाद 125 होंगी। ये एक्सपोनेंशियली ऐसे ग्रो करता रहता है हर परसेंटेज के साथ। Average couple spend a significant amount to their weddings, often exceeding the cost of education and down payment of the home. Usually आदमी अपनी शादी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है। आप तो सबको बजट बना के रखना पड़ता है शादियों का। You already have to have 10 to 15 lakhs in your pocket to do a lavish wedding, अच्छी wedding। मिनिमम खर्चा कहीं नहीं गया। Sector benefiting the wedding industry benefit with wide range of sector including hospitality, retail, jewelry and entertainment. आपके पास वैरायटी बहुत सारी अवेलेबल है। आपके पास कई प्रकार के होटल्स हैं, कई प्रकार के रिजॉर्ट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, एंटरटेनमेंट के साधन है। आप नई नई चीजें इंप्लीमेंट करते रहते हैं, नए नए तमाशे होते रहते हैं। आपने देखा ही होगा ना, एंट्री, ब्राइडल एंट्री भी आजकल एक फैशन आ गया है। उतना ग्रूम्स एंट्री इतनी पॉपुलर नहीं थी, ब्राइडल एंट्री पॉपुलर हो गई। ठीक है, सॉन्ग्स एंड डांस का जो परफॉर्मेंस होता था वो भी बहुत पॉपुलरिटी गेन करने लगा है। यूजुअली पीपल डू अ प्लान डांस। तो ये जो ड्रामेटाइज सिचुएशन हो गया है ना, ये लाइफ में जो इंट्रोड्यूस हो गया है, ये अब और बढ़ता जाएगा समय के साथ, कम नहीं होगा। चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, देयर आर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी जो हमें समझने की जरूरत है। देखो, कभी कभार पैसा वैसा जैसे ना मार्केट में कोई आ चल पड़ गया तो थोड़ा बहुत पैसे का इकोनॉमिक्स वेरी करता है। आदमी कभी जैसे कोरोना आ गया तो लोगों ने कम खर्चा किया, तो ऐसी चीज़ों को वेरी करता है। कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप समझ लीजिए, जब तक आप कुछ अलग नहीं कर रहे, जब तक प्रोफेशनल नहीं, जब तक टॉप नहीं हो, आपने बहुत सारे हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे। जैसे आप स्विमिंग करने के लिए करते हो, हाथ से लेकर पांव हिलाते हो स्विमिंग करने के लिए, उसी प्रकार आपको अगर सस्टेन करना है इस मार्केट में, कहीं भी कंपटीशन को सस्टेन करना है, तो आपने कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, आउट ऑफ द वे जाके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को बहुत गौर से समझें। Sustainability, there is a growth emphasis on sustainability in the wedding industry, but present both challenges and opportunities. Overall, Indian wedding market is thriving sector with significant economic potential. पैसा बहुत आने वाला है, आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा लोग स्पेंड करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसी प्रेडिक्शन। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फंड रेजर, जो आपने सुना होगा, मैराथन्स वगैरह ऑर्गेनाइज होती है, साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज होती हैं, ये क्विक फंड रेजर्स में आते हैं। ये माइनर इवेंट्स होते हैं, कम्युनिटी ड्रिवन इवेंट्स होते हैं, जहाँ बाईसाइकिलिंग करते हो, ठीक है, रनिंग होती है, ऐसे पिंकथॉन करते हैं, अवेयरनेस के लिए हो गई। तो क्या होता है ना, बेसिकली ये सब क्यों की जाती है, हर गवर्नमेंट के सेक्टर के पास कुछ फंड्स होते हैं, बजट्स होते हैं मार्केटिंग के लिए, प्रमोशंस के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, जो हमें नहीं पता।
मगर ये सारे जो पॉलिटिशियन जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, दे नो कि भैया इसका फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है, करना ज़रूरी है, तो भैया ऐसा इवेंट लाओ। क्योंकि ये तभी होता है जब आप इंटरनल नेतागिरी में हो। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे ना, यूजुअली सरकारी ONGC स्पॉन्सर कर रहा है, certainly they have got some fund. ONGC is a complete system, अपने पास ही है ना यहीं पे। किर्लोस्कर, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट फर्म्स हैं जो करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्योंकि वो अर्निंग कर रहे हैं ना, दे हैव टू स्पेंड सम स्पॉन्सरशिप अमाउंट, ये टेक्निकली है। सिमिलरली कॉर्पोरेट्स को भी, अगर कोई बाहर से कंपनी आके काम कर रही है, उसको 2% चैरिटी में डालना पड़ता है, ये नॉर्म है। अगर किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में काम करना है, 2% ऑफ टोटल इनकम दे हैव टू स्पेंड ऑन चैरिटेबल टास्क। इसे कहते हैं CSR एक्टिविटी। रिलायंस के भी बहुत सारे फंड हैं, जैसे रिलायंस बनतारा चला रहा है, CSR एक्टिविटी है। टैक्स बचता है ना उससे, 2% टैक्स मतलब करोड़ों का, अरबों का लगा लो। 2% में तो हम जैसों के सबके घर बच जाए 4 बार। सो दैट इज द पावर। ये सब चीजें ना आपको समझनी पड़ेगी, कैसे फंड रेज करना है, कैसे किस कनेक्शन में कहाँ जाना है। दिल्ली मैराथन होती है हर साल, मुंबई मैराथन होती है हर साल, ठीक है। कोई बाढ़ आ जाए तो कॉन्सर्ट हो जाता है, ऐसे अभी केरला में हुआ। बहुत सारे लोग प्रोग्राम म्यूजिक के जरिए फंड करके रेज करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। फिर उसके बाद आते हैं आपके सारे मिसलेनियस, मतलब जो भी छोटे मोटे प्रकार है ना, आम दाम तुम दोगड़ा, वो सारे मिसलेनियस। आपको 3 कैटेगरीज का फर्क समझना बहुत जरूरी है कि किस किस कैटेगरी में लाई करते हैं। हम बेसिकली मेजर और माइनर में काम करते हैं, मेगा हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि दैट इज बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड, इट नॉट प्राइवेटाइज, इट इज सीरियसली अ होल इकोनॉमिक सर्किट में उसकी काफ़ी जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।